जैसा कि हम देख रहे थे, सीईटी का जो सीईटी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है राजस्थान का, वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसके फॉर्म भी फिलअप होने चालू हो गए। 21 अक्टूबर फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, तो आप जाके एसएससी आईडी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। सीईटी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और ये इसी बार से चालू हुआ है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब से कब होगा, वो 4 से 6 जनवरी 2023 को होगा, ठीक है। और हम उसको देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, और इसके अंदर कौन कौन सी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम ये कंडक्ट किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके अंदर जो एज लिमिट होगी, वो अपर एज लिमिट तो 40 साल होगी सभी पोस्टों के लिए, और मिनिमम जो एज है वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट द कैंडिडेट अप्लाई फॉर। मतलब जो पोस्ट के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एज है वो अप्लाई, मतलब वो मैटर करेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका जो किसी भी फील्ड से, किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना है। नेशनलिटी इंडियन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कितने भी आप ले सकते हो। प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है। जैसे प्लाटून कमांडर है, तो उसके लिए 20 से 40, मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 40 है। फिर राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट 21 से 40, जिलेदार के लिए 18 से 40, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 21 से 40, महिला सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट 18 से 40, असिस्टेंट जेलर 18 से 40, पटवारी के लिए 18 से 40, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड 21 से 40, सुपरवाइजर के लिए 18 से 40। ये प्रमुख एज लिमिट क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कैटेगरी वाइज में इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि SC ST OBC EBC AWS और UR फीमेल के लिए 5 साल का है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरीज, उसके लिए 10 साल का क्राइटेरिया, मतलब एज रिलैक्सेशन है। फिर असिस्टेंट जेलर, ये सब हमने देख ही लिए हैं। OBC के लिए जो होता है वो 5 साल का है राजस्थान के अंदर। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको सिंपली ग्रेजुएट होना है। नेशनलिटी एक्सपीरियंस आपके रिक्वायर्ड नहीं है, सीईटी एग्जाम के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप जैसे जैसे आपने ग्रेजुएट कर लिए है या फिर आप लास्ट ईयर के अंदर है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, और ये आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, अब देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप उस डायरेक्शन के अंदर अपनी जो पढ़ाई है वो कर नहीं पाएंगे, और पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपका सिलेबस हार्ड कॉपी में आपके सामने होना चाहिए जब भी आप स्टडी करो। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है और सिलेबस है। तो इसमें है जनरल स्टडीज़ के अंदर इंडिया की और राजस्थान की। अब उसके अंदर जनरल स्टडीज़ के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, राजस्थान की जोग्राफी आ गई, इंडियन पॉलिटी आ गई, इंडियन इकोनॉमी आ गई, ठीक है, इंडियन जोग्राफी आ गई, इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आ गया, राजस्थान की इकोनॉमी आ गई, राजस्थान की पॉलिटी आ गई। जैसे कि इसके अंदर रिलीजियस संत सेक्ट ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक प्लान्स डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, वो सारी चीज़ें ये इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं। तो बेसिक्स तो आपको पता ही है, क्योंकि इंग्लिश आने वाली है इस पेपर के अंदर, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत तो समझ में आपको आता ही होगा। जैसे 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, और जैसे औद्योगिक राजस्थान की औद्योगिक क्षेत्र हो गए, राजस्थान का इतिहास हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन हो गए राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण हो गया, वो सारी चीज़ें। राजस्थान के तमार हो गए, मेले हो गए, जलवायु परिवर्तन हो गया, मिट्टी हो गई, जल संसाधन हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ठीक है, राजस्थान के रीति रिवाज हो गए, राजस्थान के जनरल जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का वो हो गया, फोक डांस, फोक म्यूजिक, लोक नृत्य, ठीक है, लोकगीत, लोक ड्रामा, लोक वाद्य यंत्र, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है हमारा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग सब्जेक्ट। तो ये भी इस एग्जाम के अंदर होने वाला है CET 2022 के अंदर, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग होती है वो जैसे कि सीरीज के क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के होंगे, राउट और कंक्लूजन, मतलब जो रीजनिंग और असर्शन का आता है ना, असर्शन और रीजन के, कथन और कारण वाले, नंबर सिस्टम, नंबर रैंकिंग वाले आएंगे, डायरेक्शन जो
दिशा दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो राम है वो 4 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वो दक्षिण में गया, फिर वो पश्चिम में गया, तो ऐसे बताओ कि वो जब चला था तो वो अपने स्थान से कितनी दूर है। फिर क्या है, जब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, अल्फ़ाबेट टेस्ट जैसे ABCD वाले होते हैं वो अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पद व्यवस्था, इनपुट आउटपुट पहले नहीं था पटवारी के एग्जाम के अंदर, इनपुट आउटपुट तो अभी वापस से CET के अंदर डाल दिया है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उसके बाद फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन हो गए, जैसे ये होता है फिगर, तो आपके अंदर इसके अंदर आप जो या तो अल्फ़ाबेट दे देंगे या फिर नंबर दे देंगे, तो आपको वो पूरी करनी होगी। आपसे पूछा जाएगा जैसे कि 1 2 3 1 2 3, तो 0 1 2 3 या फिर कोई वर्ड दे देंगे, तो उसके वर्ड को इस मैट्रिक्स के अंदर से उसके अंदर नंबर निकाल के आपको आंसर देना है। इनइक्वलिटी, क्लासिफिकेशन, फ्रेजेस, पार्टनरशिप साझा, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, एवरेज औसत, बेसिक अर्थमेटिक ट्रेनिंग, टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी। उसके बाद टेबल और ग्राफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, रेशो और प्रोपोर्शन, ये बेसिक न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी, मतलब मैथ भी आएगी। तो मैथ के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, एक तो रेशो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात पूछा जाएगा, मेंसुरेशन पूछा जाएगा, HCF और LCM, रेशो और प्रोपोर्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, मतलब नंबर के बीच में आपसे पूछा संबंध पूछा जाएगा, बट्टा, साधारण ब्याज, वर्किंग टाइम कितना टाइम, और लाभ हानि, काउंटिंग होल नंबर्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब देख लेते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आपकी कंपलसरी है, इस पेपर के अंदर आने वाली है। तो इंग्लिश के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, जैसे कि ईडियम, फ्रेजेस, पैसेज, एंटीनम, सिनोनिम्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस फॉर्मेशन और स्पॉट द एरर। तो एरर के लिए आपको पूरी व्याकरण आनी चाहिए, टेंस तो आपके आने ही चाहिए, टेंस का मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अभी हाई कोर्ट LDC के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, तो उसके अंदर मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटीनम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस मैं करा रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। एक्टिव पैसिव, यूज ऑफ प्रिपोजिशंस, अरेंजमेंट, क्लोजेज, स्पेलिंग, नरेशंस और ग्रामर, तो ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश के अंदर पूछी जाने वाली हैं, तो आपको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद हिंदी भी आने वाली है, तो हिंदी के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी के अंदर तत्सम और तद्भव, संधि कितने टाइप की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, समास। उसके बाद समास के बाद क्या पूछा जाएगा, उपसर्ग और हिंदी व्याकरण, तो ये है हिंदी का सिलेबस। उसके बाद आपसे जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, क्या, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, फॉरेस्ट साइंस मतलब जो वन विज्ञान होता है, एटमॉस्फेयर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल एंड अदर स्ट्रेसेस, मॉडर्न साइंस, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन, कॉमिक हाइट, तो ये सारी चीज़ें आपसे किसमें पूछे जाने वाली है, जनरल साइंस में, मतलब सामान्य विज्ञान के अंदर। फिर आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, जैसे कि उसके अंदर हायर कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर जो शॉर्ट कीज होती है वो पूछी जा सकती है, वेबसाइट और वेब ब्राउजर के बारे में पूछे जाते हैं, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, जो स्क्रीन मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर बेसिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के अंदर कितने वायरस होते हैं, जैसे कि अभी पेगासस आया था, उससे पहले कौन सा वॉरमेयर, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। कंप्यूटर के बारे में आपसे सामान्य जानकारी, इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी 5G सर्विस आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दिल्ली के कौन से गांधी मैदान से आज 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड ऑफिस, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, MS वर्ड और MS एक्सेल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे हार्डवेयर कौन सा हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लैपटॉप जो भारी आवरण है लैपटॉप का वो हो गया, और जो सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड और टू कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें हैं। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस,
तो जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, HDD हो गई, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने देख लिया CET 2022 का सिलेबस, जिसके अंदर आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बेसिक न्यूमेरिकल प्रोफेंसी हो गई, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग हो गई, और जनरल स्टडीज जिसके अंदर इंडिया और राजस्थान की हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो क्या होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा और वो कितने मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ऑल क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन एक इक्वल मार्क्स से होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो मतलब टोटल जो नंबर का पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, वो होगा 300 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि a total of 150 questions will be asked for 300 marks. Each question will be 2 marks, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। There will be no negative marking in incorrect answer. गलत क्वेश्चन पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपको 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो एग्जाम का जो टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का होगा। तो ऐसे सेक्टर वाइज इसमें डिवाइड नहीं है, जैसे बैंकिंग एग्जाम होता है वैसे इसके अंदर डिवाइड नहीं है। आपको जो 3 घंटे हैं वो 3 घंटे आपको कोई भी आप सेक्टर उठा के आप कर सकते हो। उसके बाद बुक्स कि आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। तो आपके पास अगर पहले से मटेरियल है तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप तैयारी किसी चीज़ की जैसे RS की कर रहे हो, हाई कोर्ट LDC कर रहे हो, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको कौन कौन सी चाहिए। जैसे कि क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए RS अग्रवाल आप ले सकते हैं। ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप भी वो भी RS अग्रवाल की ले सकते हैं। जनरल नॉलेज 2022 के लिए आप मनोहर पांडे की बुक ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए SP बख्शी की आप बुक ले सकते हैं, जो आपको रिवीजन करने के लिए आपको सहायता करेगी। जनरल नॉलेज जिसके अंदर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर JBC प्रेस की आप बुक ले सकते हैं, और जिसके अंदर आपको राजस्थान का करंट अफेयर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरियंत एक्सपर्ट बेसिक कंप्यूटर साइंस की बुक ले सकते हैं, और जो RS CIT का जो एग्जाम होता है उसके लिए जो वो छोटी सी बुक आती है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अब आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको बीच के अंदर कितना टाइम का ब्रेक लेना है, प्रैक्टिस जो पिछले साल के क्वेश्चनों की कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो बुक के अंदर से कैसे क्या पढ़ना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग किसी के कहने पे मत आओ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने बॉडी के आप कितनी देर सेटिंग कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाइए, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए, टाइम टेबल थोड़ा रिलेक्सिबल टाइम टेबल बनाइए, जिससे कि आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत ना आए। और हर 3-4 दिन में आपको टाइम टेबल चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप चेंज करिए, ठीक है, ऐसे फिक्स नहीं है। तो क्योंकि एक ही टाइम को फॉलो करते करते बोर हो जाता है इंसान, ठीक है, तो हर 3-4 दिन में आपको टाइम टेबल बदलें। टाइम टेबल बदलने के साथ ही आप जो पढ़ाई के अंदर 6 से 7 घंटे डेली आप रूटीन बनाकर पढ़ें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब इसके अंदर जो सैलरी है और जो जॉब प्रोफाइल है वो देख लेते हैं एक बार। जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 22,800 से लेकर 36,700 तक। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, इतनी सैलरी होने वाली है आपकी। और जो एनुअल पैकेज होगा आपका वो 2,73,600 से 4,40,400 के आसपास होने वाला है, और बाकी जो सारे भत्ते अलाउंस हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। पोस्ट कौन कौन सी होगी इसके अंदर, जो पोस्ट होगी वो जिलेदार, जूनियर अकाउंटेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, डेप्यूटी जेलर, असिस्टेंट जेलर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि VDO, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड। जो पे स्केल होगा आपका जो अभी डिसाइड नहीं किया है जो राजस्थान जो आयोग है उसने, बाकी आपका जो सैलरी होगी वो 22,800 से 36,700 के आसपास होने वाली है। तो ये हमने देख लिया कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए एज रिलैक्सेशन क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देख ली। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपका जो डाउट है वो सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और इसकी PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।